आज हम भारत में मर्दों के स्पोर्ट्स के सफर की कहानी में उतरने वाले हैं। और ये कहानी सिर्फ क्रिकेट के चौकों छक्कों या हॉकी की ड्रिबलिंग तक ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है गांवों की धूल भरी जमीन पर खेले जाने वाले कबड्डी से लेकर सीधा ओलंपिक के पोडियम तक पहुंचने की। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी लंबी और दिलचस्प यात्रा की परतों को खोलते हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये सब कैसे हुआ। और ये सफर एक तरह से भारत की सामाजिक और आर्थिक कहानी के साथ साथ चलता है। अच्छा। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे अखाड़ों की मिट्टी ने हमें पहलवान दिए, लेकिन साथ ही कैसे 1983 की एक जीत ने खेल का पूरा अर्थशास्त्र ही बदल दिया। तो अपनी इस पड़ताल को हम कुछ इस तरह आगे बढ़ाएंगे। पहले हम उन पारंपरिक खेलों की बात करेंगे जो हमारी संस्कृति की जड़ें हैं। ठीक है। ये मंच पर मिली उन जीतों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने भारत की पहचान बदली। सुनने में बढ़िया लग रहा है। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, मतलब पारंपरिक खेलों से। बिल्कुल। कबड्डी, खो खो, मल्लखंब, ये नाम सुनते ही एक अलग सी तस्वीर जहन में बनती है। ये सिर्फ खेल तो नहीं थे, है ना? बिल्कुल नहीं थे। ये एक तरह से समाज को तैयार करने का जरिया थे। अच्छा। आप कबड्डी को ही लीजिए। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, इसमें जबरदस्त रणनीति, टीम वर्क और एक ही सांस में काम पूरा करने का अनुशासन है। सही बात है। और यही चीजें तो जीवन में भी जरूरी होती हैं। और मल्लखंब को देखिए, लकड़ी के एक खंबे पर योग, जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट्स का ऐसा संगम, वो तो अद्भुत है। दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। ये शरीर पर नियंत्रण की पराकाष्ठा है। और पहलवानी भी जो अखाड़ों में होती थी। मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रही है कि ये जो अखाड़ों की परंपरा है, इसने हमारे पहलवानों को आधुनिक कुश्ती के लिए तैयार करने में कितनी मदद की और कहां पर ये शायद थोड़ी पीछे रह गई। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अखाड़ों ने भारतीय पहलवानों को वो जमीनी ताकत, सहन शक्ति और अनुशासन दिया जो बेमिसाल है। मिट्टी पर कुश्ती करने से जो पकड़ बनती है वो मैट पर नहीं मिलती। सुशील कुमार और बजरंग पुनिया जैसे चैंपियन इसी परंपरा की देन है। सही है। लेकिन इसकी एक सीमा भी रही। आधुनिक कुश्ती में तकनीक, स्पीड और पॉइंट स्कोरिंग के नियम बहुत अलग हैं। अच्छा। कई सालों तक हमारे पहलवान सिर्फ ताकत के भरोसे खेलते रहे और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को समझने में थोड़ा वक्त लगा। तो अखाड़े हमारी नींव हैं, पर आज उस नींव पर आधुनिक विज्ञान की इमारत खड़ी करना जरूरी है। मतलब जड़ों को पकड़कर रखना है, लेकिन नई शाखाओं को भी अपनाना है। बिल्कुल। वैसे इन बड़े पारंपरिक खेलों के अलावा गली मोहल्लों के खेल भी तो थे, गिल्ली डंडा, लगोरी। और उन्हें कम आंकना एक भूल होगी। गिल्ली डंडा को तो कई खेल इतिहासकार आधुनिक क्रिकेट का देशी पूर्वज मानते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है ये। एक डंडे से गिल्ली को हवा में उछालकर दूर तक मारना, इसमें हाथ और आंख का जो तालमेल चाहिए, वही तो बल्लेबाजी की बुनियाद है। इन खेलों ने अनजाने में ही खिलाड़ियों की एक पूरी पीढ़ी तैयार कर दी। ये गिल्ली डंडा और क्रिकेट का कनेक्शन वाकई दिलचस्प है। तो क्या यही वजह है कि जब अंग्रेजों ने क्रिकेट को भारत में आरंभ कराया तो ये इतनी आसानी से हमारी गलियों का हिस्सा बन गया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। क्रिकेट को यहाँ पहले से ही एक तरह का मैदान मिला हुआ था। लेकिन क्रिकेट की कहानी सिर्फ इतनी सीधी नहीं है। अच्छा। भारत में एक और खेल था जो क्रिकेट से कहीं ज्यादा लोकप्रिय और सफल था, हॉकी। हाँ, हॉकी का सुनहरा दौर 1928 से लेकर 1980 तक लगातार दबदबा। 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। 8। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर हम हॉकी में इतने अच्छे थे तो फिर ये खेल क्रिकेट जितना बड़ा क्यों नहीं बन पाया? कहीं ना कहीं तो हम चूके और बहुत बुरी तरह चूके। और इसकी सबसे बड़ी वजह खेल के बाहर थी, पैसा और मार्केटिंग। हॉकी हमें लगातार गोल्ड मेडल दिला रही थी, लेकिन वो एक शौकिया दौर था। खिलाड़ी देश के लिए खेलते थे, उन्हें उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता था। सही बात है। फिर आया साल 1983। कपिल देव की टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। वो जीत तो एक ऐतिहासिक पल था। वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो भारतीय खेल का बिग बैंग मोमेंट था। बिग बैंग मोमेंट? ये वो पल था जब कॉर्पोरेट भारत की नजर क्रिकेट पर पड़ी। उस जीत के बाद पहली बार खिलाड़ियों को बड़े बड़े विज्ञापन मिले, टीवी पर उनके चेहरे दिखने लगे। हाँ, वो तो है। क्रिकेट अचानक एक खेल से एक आकर्षक करियर विकल्प बन गया। इसने क्रिकेट को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दिया कि हॉकी बहुत पीछे छूट गई। क्योंकि हॉकी के पास उस वक्त ऐसा कोई आर्थिक मॉडल नहीं था। बिल्कुल। 1983 ने तय कर दिया
कि भारत का नंबर 1 खेल कौन होगा। ये तो मतलब मैदान के बाहर की रणनीति थी जिसने नतीजा तय किया। सही का। लेकिन कहानी सिर्फ क्रिकेट और हॉकी की नहीं है। फुटबॉल का भी तो अपना एक जुनून रहा है, खास तौर पर कुछ इलाकों में। हाँ, और ये भारत की खेल विविधता का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर आप बंगाल, गोवा, केरल या नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल के लिए दीवानगी दिखेगी। सही है। ये दिखाता है कि भारत में एक खेल नहीं बल्कि कई खेल बसते हैं। हर क्षेत्र की अपनी एक खेल पहचान है। टीम गेम्स के अलावा वो कौन सा पहला पल था जब किसी भारतीय ने व्यक्तिगत खेल में दुनिया को चौंका दिया? क्या हम इसका श्रेय प्रकाश पादुकोण को दे सकते हैं? बिना किसी शक के। प्रकाश पादुकोण का 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतना एक क्रांति जैसा था। उस दौर में इस टूर्नामेंट को बैडमिंटन का विंबलडन माना जाता था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय खिलाड़ी अकेले भी दुनिया जीत सकते हैं। और इसी नींव पर फिर पुलेला गोपीचंद ने अपनी एकेडमी बनाई। बिल्कुल, जिससे आज हमें श्रीकांत, सिंधु और साइना जैसे इतने चैंपियन मिल रहे हैं। और एथलेटिक्स में मिल्खा सिंह थे, द फ्लाइंग सिख। हाँ, और हमें ये भी याद रखना होगा कि मिल्खा सिंह नंगे पैर दौड़ते थे। क्या? हाँ, सिंथेटिक ट्रैक पर नहीं बल्कि सिंडर ट्रैक पर, मतलब कोयले की राख से बने ट्रैक पर। बाप रे। आज के एथलीटों को जो डाइट, ट्रेनिंग और वैज्ञानिक सुविधाएं मिलती हैं, वो उस समय कल्पना से भी परे थी। उनका जुनून ही उनका सबसे बड़ा साधन था। सही बात है। और इसीलिए जब नीरज चोपड़ा आज भाला फेंकते हैं तो उस भाले में मिल्खा सिंह जैसे दिग्गजों का संघर्ष और सपना भी शामिल होता है। और शतरंज में विश्वनाथन आनंद ने जो किया वो तो बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने साबित कर दिया कि हम सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि दिमागी खेलों के भी बादशाह हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। विश्वनाथन आनंद ने शतरंज को भारत के घर घर में पहुंचा दिया। उन्होंने एक ऐसे देश में चेस की क्रांति ला दी जहां सब क्रिकेट के दीवाने थे। उन्होंने दिखाया कि बिना शारीरिक बल के सिर्फ दिमाग की ताकत से भी दुनिया पर राज किया जा सकता है। ये तो भारतीय खेलों के पोर्टफोलियो को पूरा करने जैसा था। बिल्कुल। तो अब तक की कहानी में हमने पारंपरिक खेल देखे, क्रिकेट का दबदबा देखा और व्यक्तिगत सितारों का उदय भी। अब उन पलों की बात करते हैं जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए, हमारी अंतर्राष्ट्रीय जीतें। 1983 की जीत पर तो हमने बात की, लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप भी कुछ कम नहीं था। 2011 की जीत अलग थी। 1983 की जीत एक अंडरडॉग की जीत थी जिसने सबको चौंका दिया। हाँ। 2011 की जीत एक महाशक्ति की जीत थी जिसकी दुनिया को उम्मीद थी। सचिन तेंदुलकर के कंधों पर पूरे देश का भार था और धोनी का वो आखिरी छक्का। वो तस्वीरें तो आज भी जहन में ताजा हैं। बिल्कुल। और 2007 की T20 वर्ल्ड कप जीत को भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, उसने तो क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट भारत में लोकप्रिय कर दिया। एकदम। और टेनिस में लियांडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी, उन्होंने भी तो डबल्स में दुनिया पर राज किया। हाँ, लेकिन वो सिर्फ जीते नहीं, उन्होंने डबल्स खेलने का तरीका बदल दिया। अच्छा। उनकी केमिस्ट्री, उनका आक्रामक नेट प्ले, उन्होंने दिखाया कि भारतीय खिलाड़ी सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिभा में ही नहीं बल्कि साझेदारी में भी सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। तो हमने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीते, हॉकी में 8 ओलंपिक गोल्ड, बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 बने, चेस में वर्ल्ड चैंपियन बने, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीते। ये सूची तो काफी लंबी है। और इसमें कुश्ती और मुक्केबाजी के ओलंपिक पदक भी जोड़ लीजिए। विजेंद्र सिंह का बॉक्सिंग में कांस्य पदक हो या सुशील कुमार के लगातार 2 ओलंपिक पदक। इन जीतों ने इन खेलों को छोटे शहरों और गांवों में एक नई जिंदगी दी। हर पदक के साथ एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। और नीरज चोपड़ा का टोक्यो 2020 में स्वर्ण पदक जीतना, वो इसी कड़ी का सबसे ताजा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पल है। बिल्कुल। एथलेटिक्स में व्यक्तिगत स्वर्ण, ये एक ऐसा सपना था जिसे पूरा होने में 100 साल से ज्यादा लग गए। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो ये साफ है कि भारतीय पुरुषों की खेल यात्रा एक शानदार विकास की कहानी है। ये सफर गांव के अखाड़ों और कबड्डी के मैदानों से शुरू हुआ, क्रिकेट के राष्ट्रीय जुनून तक पहुंचा और आखिर में ओलंपिक पोडियम पर जाकर थमा। और ये कहानी सिर्फ मेडल और ट्रॉफी की नहीं है, ये लचीलेपन, जुनून और प्रगति की कहानी है। सही। ये दिखाती है कि कैसे एक राष्ट्र अपनी जड़ों को सहेजते हुए आधुनिक दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। एक और दिलचस्प बात देखिए, प्रो कबड्डी लीग ने कैसे एक पारंपरिक खेल को ग्लैमर और मार्केटिंग के साथ दोबारा जिंदा कर दिया। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसे एक वैश्विक प्रोडक्ट बना दिया। ये सच में एक शानदार यात्रा रही है। आज की इस गहन पड़ताल से उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भारतीय खेलों के इस सफर को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिली होगी। और जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जरूर।
प्रो कबड्डी ने मार्केटिंग और ग्लैमर का तड़का लगाकर एक देसी खेल को ग्लोबल बना दिया। सवाल ये है कि क्या ये फॉर्मूला हर पारंपरिक खेल पर लागू हो सकता है? सोचने वाली बात है। क्या मल्लखंबा जैसा खेल, जो शारीरिक शौर्य के साथ साथ एक आध्यात्मिक अनुशासन भी है, इस कमर्शियल कॉलम में फिट हो पाएगा, या ऐसा करने में हम उसकी आत्मा ही खो देंगे? ये भारत की खेल पहचान के भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।